गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था? डाइजेस्टिव सिस्टम का बीमारी पढ़ा दिया था। ठीक है, आज मैं आप लोग को अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वो जो टॉपिक है वो है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कहता है श्वासोश्वास एवं गैसों का विनिमय। तो पहले ध्यान सुनिएगा, इसमें 3 शब्द आता है। पहला कौन शब्द आता है भाई? ब्रीथिंग। पहले देखिएगा, एक शब्द क्या है आपका? ब्रीथिंग। दूसरा एक शब्द क्या है आपका? रेस्पिरेशन। और तीसरा एक शब्द होता है जिसको कहते हैं एक्सचेंज कहते हैं। तो इसको तीनों के मतलब पहले समझिएगा, ठीक है। ब्रीथिंग मतलब क्या कहता है भाई? ये श्वासोश्वास। ब्रीथिंग मीन्स क्या होगा? श्वासोश्वास। ये जो ब्रीथिंग की क्रिया होती है ये कहाँ होती है? तो लंग्स में होगा। कहाँ होता है भैया? आपका लंग्स में। मतलब ब्रीथिंग क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर क्या करना? एब्जॉर्व करना। बॉडी के अंदर क्या करना? एब्जॉर्व करना। और बॉडी के अंदर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, बाहर करना। इन दोनों क्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ब्रीथिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? मतलब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर के अंदर क्या करना? एब्जॉर्ब करना। और शरीर के अंदर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में क्या करना? रिलीज करना। ये क्रिया क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग। इसी को हिंदी में कहते हैं श्वासोश्वास। क्या कहते हैं इसको? श्वासोश्वास। ये क्रिया कहाँ होगा पूछेगा तो लंग्स में। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? अब हम एब्जॉर्ब क्यों करते हैं इधर देखिएगा। अभी देखिएगा एटमॉस्फेयर पे, किसमें कहता है भैया आपका? एटमॉस्फेरिक। मतलब एटमॉस्फेरिक में जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो कितना है? 20.3%। मतलब 21 मानते हैं कई में 20.03% देता है। क्लियर हुआ? या किसी में देता है आपका 21% देता है। तो हम कितना परसेंट मान लिए? 21। अगर अभी करना करोगे तो 21% नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतना अधिक मात्रा में प्लांट का क्या कर रहे हैं? कटाई कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पर? अब ये तो हो गया ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण पे। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होता है वो 0.03%। अभी इसका वैल्यू बढ़ गया, 4% समथिंग हो गया। क्योंकि इंडस्ट्री जितना ज्यादा बढ़ेगा और पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर हुआ? अब भाई वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इतना है तो इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा? कम होगा। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा? कम होगा। तभी हम ऑक्सीजन को बॉडी में क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब ये हाई से कहाँ की तरफ आएगा? लो की तरफ आएगा। तो इसके लिए कौन सी क्रिया भाग लेगी? विसरण की, डिफ्यूजन की, परासरण? दोनों अलग अलग है, सिर्फ इसमें विसरण की क्रिया हो। क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आना, जिसमें किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होगी, वो क्रिया कहलाता है आपका विसरण। क्लियर हुआ है तक? डाउट कहीं पास? मतलब ये ऑक्सीजन की वैल्यू इतना है और बॉडी में इससे वैल्यू कम रहेगा, तभी हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। पहला कर लिया। दूसरा कहता है कि अब हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिए तो हमारे शरीर में क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना बढ़ गया कि वायुमंडल से भी ज्यादा हो गया हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारी बॉडी में कितना हो गया? 0.05% हो गया। कौन सा 5% हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि वायुमंडल में इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? कम है। तभी हम अधिक से क्या करेंगे? कम की ओर छोड़ेंगे। तो ये भी क्रिया क्या कहलाएगा? आपका विसरण। और ये दोनों क्रिया को हम एक साथ क्या कहते हैं भैया? अपन ब्रीथिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं पास? और ब्रीथिंग की क्रिया कहाँ हो रहा है? तो आपका लंग्स में। पहला समझ आ गया? इसके लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये कौन सी क्रिया के द्वारा होती है? तो विसरण क्रिया के द्वारा होती है। क्लियर हुआ है तक के? नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला एक शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? आपका रेस्पिरेशन। कौन शब्द आया है? रेस्पिरेशन। इधर देखिएगा रेस्पिरेशन को। हाँ जी, दोनों अलग अलग है, अभी बता रहे हैं।
अभी वही तो बता रहे हैं, पहले ब्रीथिंग बता दिए, अब रेस्पिरेशन बता रहे हैं। सर क्या बताओ, एक बार और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बता दीजिए ना। हाँ, अभी समझाएंगे ब्रीथिंग का, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। ब्रीथिंग में बॉडी में कौन कौन से इफेक्ट करता है वो सब बताऊंगा मैं अभी। क्लियर हुआ? तो पहले बेसिक समझिएगा। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर के अंदर क्या करना, एब्जॉर्ब करना, और शरीर के अंदर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर पे क्या करना, रिलीज करना। इन दोनों क्रिया को हम एक साथ क्या कहते हैं भाई, ब्रीथिंग कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक की? आया समझ? मतलब ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। इसके लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। यह कौन सी क्रिया द्वारा होती है, तो विसरण के क्रिया द्वारा संपन्न होती है। क्लियर हुआ? आगे बताऊंगा कि लंग्स कैसे काम कर रहा है, एक्सोथर्मिक कैसे हो रहा है, एंडोथर्मिक कैसे हो रहा है, वो सब बताऊंगा। क्लियर हुआ? इसके बाद एक शब्द आता है आपका रेस्पिरेशन। क्या शब्द आता है भाई आपका, रेस्पिरेशन। अब आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक, तो हेडिंग डालिएंगे आप लोग रेस्पिरेशन। चलिए इधर देखिएगा, अब क्या कहता है भाई आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स क्या कहता है आपका, श्वसन। इसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इस क्रिया के दौरान ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम नए प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए किए या किया जाता है। क्लियर हुआ? यह क्रिया क्या कहलाता है आपका, रेस्पिरेशन कहलाता है। ध्यान समझिएगा, इधर देखिएगा, ये जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है, ये भी जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हुआ या ऑक्सीजन की क्या हुआ, अनुपस्थिति हुआ। तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के एब्सेंट और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में छोटे छोटे अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्रिया क्या कहलाएगा आपका, रेस्पिरेशन कहलाएगा। और इसे भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना एटीपी बनेगा, 38, और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो 2 एटीपी। और दोनों क्रिया मतलब रेस्पिरेशन के क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में संपन्न होता है। ध्यान समझिएगा, ब्रीथिंग कहाँ संपन्न हो रहा था, लंग्स में, और रेस्पिरेशन कहाँ संपन्न होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल। अब आया समझ, नहीं आया पक्का? हाँ, F1 पार्टिकल में। अगर पूछा आपसे रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पे रेस्पिरेशन की क्रिया होगी तभी किसका निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण। ऑक्सीसोम, उसी को बोलते हैं ऑक्सीसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पर जो पार्टिकल होता है उसी को ऑक्सीसोम कहा जाता है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स रहता है उसको क्वांटोसोम कहते हैं। ठीक, वो F1 पार्टिकल में वही ऊर्जा निर्भर करती है। क्लियर हुआ? समझ आ गया श्वसन क्या है? मतलब कहता है जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इस क्रिया के दौरान अपने को क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती, जिसका उपयोग हम नए प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए करते हैं। आया समझ तक के? कोई डाउट कहीं पास? अब देखिएगा, अब यहाँ पास देखिएगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने प्रकार का दिख रहा है आपने को, 2 प्रकार के।
पहला ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा भाई आपका एरोबिक, और ऑक्सीजन एब्सेंट है, क्या होगा ये एनारोबिक होगा। मतलब इसी को कहते हैं ऑक्सीश्वसन और इसको कहते हैं अपन अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में है, इस कारण इसको हम कौन सा श्वसन कहते हैं, ऑक्सीश्वसन, और ऑक्सीजन एब्सेंट है, क्या कहलाएगा वो अनऑक्सीश्वसन। क्लियर हुआ यहाँ तक के? मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट तो क्या कहेंगे उसको ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन एब्सेंट मतलब क्या होगा वो अनऑक्सीश्वसन। आ गया विनीता? या सर ये देखिए मैं चला रही थी जब अभी ऐसे कर रही हूँ कि इस तरह आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आना पड़ा। इसको ऐसे करती तो ऐसे ये ऐसे हो जाता है, ऐसे करती तो रोटेशन ऑफ कर, रोटेशन आप कर दो ना यार। देखो क्या दिखती देखो कैसा पूरा मूवमेंट इसका मालिक करवा दूंगा। चलिए इधर देखिएगा, ये समझ आ गया क्या कहता है भाई आपका ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। क्लियर हुआ यहाँ तक के? कोई डाउट कहीं पास? बन जाएगा ये कहाँ होगा पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल्स पे होगा। क्लियर है? अब अगला लिखिए आप लोग। हाँ आप ध्यान से समझिएगा, इसको पहले समझ लीजिएगा। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब टूटता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा आपका जल, और कितना एटीपी बनेगा आपका 38 एटीपी। अब क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट के एक अणु, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु मतलब कितने कार्बन वाला है तो 6 कार्बन, और कितने मॉलिक्यूल वाला है तो 1 मॉलिक्यूल। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं 6 है, कितने अणु है तो 1 अणु। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल पे। तो कार्बो मतलब ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कितना एटीपी का निर्माण होगा 38 एटीपी। कितना एटीपी का निर्माण होगा 38। उसी प्रकार से कहता है कि ये क्या है भाई आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ एब्सेंट हुआ, तो ये दो चीज में टूटता है। पहला एथिल एल्कोहल टूटा, क्या बनेगा एथिल एल्कोहल, और दूसरा क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और कितना एटीपी का निर्माण होगा तो आपका 2 एटीपी। मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट में कितना एटीपी का निर्माण होगा तो 2 एटीपी का, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में तो 38 एटीपी। अब क्वेश्चन पूछा आपसे कि पौधे के पुरानी कोशिकाओं में, पौधे के पुरानी कोशिका में कितने एटीपी का निर्माण होगा तो 36 एटीपी का निर्माण होगा। क्लियर है? जिसको मैं आप लोग को बताया था पी बताया था, या इसी को बताया था HMP बताया था। क्या बताया था HMP, या इसी को बताया था आप लोग को संट बताया था। जो गांजा पी के भगवाया रहता है ना उसको संट कहते हैं। तो उसी प्रकार से एक संट होती है जिसे हम क्या कहते हैं भाई अपन PPP मतलब पेंटोज फास्फेट पाथवे, या उसी को कहते हैं HMP हेक्सोज मोनोफास्फेट, या उसी को अपन क्या कहेंगे संट। इसमें कितना एटीपी का निर्माण होगा पूछेगा तो 36 एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर पौधे की पुरानी कोशिका में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कितना एटीपी का निर्माण होगा तो क्लियर हुआ? अभी बता देंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तब। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या आ गया समझ? दूसरा अब हम देखिएगा, ये तो हो गया एथिल एल्कोहल। जब हम तेजी से दौड़ते हैं तो हमारे मांसपेशी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है कौन सा एसिड का जमा होता है, लैक्टिक एसिड का। मतलब वहां पास कौन सी क्रिया होगी, एनारोबिक क्रिया मतलब अनऑक्सीश्वसन। लेकिन कुछ समय पश्चात वहां पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लायर हो जाएगा, और फिर वो दर्द क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर है? वो ज्यादा हार्ड वर्क करके आते हैं वो लोग, फिर ड्रिंक करते हैं क्योंकि बॉडी रिलैक्स होता है, सुस्त पड़ता है, फिर ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है, अपना नॉर्मल स्थिति पे आ जाता है। क्लियर हुआ? इसी कारण देखिएगा जो दिन भर काम करने वाला व्यक्ति रात को दारू पी लेता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए ये हो गया। अब लिखिएगा अगला आप लोग। वो बताए तो ग्लूकोज तो दोनों में दोनों अणु होते हैं, मैं कार्बोहाइड्रेट क्यों बोल रहे थे आप? वही ग्लूकोज बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं? दोनों में एटीपी का निर्माण होगा, बट इसका प्रेजेंट एब्सेंट के ऊपर खेल रहता है।
ऑक्सीजन का प्रेजेंट रहेगा तो 38। हाँ जी, ऑक्सीजन की क्रिया और अनऑक्सीजन की क्रिया दोनों जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट होता है। दोनों होगा भाई, लेकिन ये होता है कि ऑक्सी श्वसन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ठीक। अब बाकी सेल के बाहर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है। क्लियर है। अब भाई ऑक्सीजन अगर एब्सेंट हो गया, जैसे कि मान लीजिएगा जैसे हम ही अभी ये बंद कर लिए, मुंह को बंद कर लिए, तो कौन सी क्रिया हो रहा है बॉडी के अंदर अभी, अनऑक्सीजन। जब तेजी से दौड़ेंगे हम तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड का जमा होगा। क्यों, क्योंकि वहां पास ऑक्सीजन का सप्लायर नहीं हो पाया, लेकिन श्वसन की क्रिया वहां पास संपन्न हुआ, लेकिन वहां पास एनर्जी क्या हुआ, कम बना। क्लियर हुआ। जैसे हम तेजी से दौड़ते हैं, अब देखिएगा जैसे कि शेर है, शेर तेजी से दौड़ता है, शेर तेजी से दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है, यस में तेजी से दौड़ता है, तो वो देखिएगा फिर तेजी से दौड़ते दौड़ते क्या हो जाता है, वो नीचे जमीन की तरफ क्या हो जाता है, लुढ़क जाता है, गिर जाता है वो। क्यों ऐसा होता है, ठीक, मतलब उसमें भी शरीर में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। और आपको सबको पता होना चाहिए कि प्रकृति का नियम है कि जो भी ऑक्सीजन होता है वो हमेशा ऊपर से कहाँ आता है, ऑक्सीजन नीचे आता है, मतलब हाई से कहाँ जाएगा, हमेशा लोअर। अगर ऊपर में पेड़ पौधा है तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, नीचे, और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा नीचे से कहाँ जाता है, ऊपर। क्लियर हुआ, आया समझ नहीं आया। जैसे आप लोग जितने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं सब हमारे पास आ रहा है, नहीं आया समझ, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो ऊपर जा रहा है, नहीं आया समझ, नहीं लगता। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद है आपका, अब देखते हैं थोड़ा सा एक्सचेंज देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, एक्सचेंज। अब कहता है एक्सचेंज की क्रिया, क्या कहता है भाई, गैसों का एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज। इसको लिखना स्टार्ट करेंगे यहां से। ये देखिएगा गैसेस एक्सचेंज, तो गैसेस जो एक्सचेंज होता है वो अलग अलग चीजों से गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक। जैसे कि पहला कहता है, देखिएगा किसी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है और किसी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, अब्सेंट रहता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है लेकिन उसको अंग ना बोल के उसको किसी में त्वचा बोल देते हैं, किसी में सेल बोल देते हैं। क्लियर हुआ। किसी में पूर्ण विकसित ऑर्गन मिलता है, किसी में अपूर्ण विकसित मिलेगा, ठीक है। तो वो सब में लेकिन गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर हुआ। जैसे कि मान लीजिएगा मनुष्य है, तो मनुष्य में गैसों के एक्सचेंज के लिए क्या पाया जाता है, लंग्स, फेफड़ा होता है, ठीक। जहां पास क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर करता है। क्लियर हुआ। तो मतलब यहाँ पास गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब लंग्स का काम होता है ऑक्सीश्वसन करना और अनऑक्सीश्वसन। मतलब कहता ये है यहाँ पास कि ऑक्सीजन को वो शुद्ध करता है रक्त को, और रक्त को क्या करेगा, यहाँ से अशुद्ध करेगा, मतलब ऑक्सीजनेट करेगा और डीऑक्सीजनेट करेगा। ये दोनों क्रिया एक साथ हो रहा है, इस कारण उसको हम क्या कहते हैं, गैसों का एक्सचेंज। मतलब इधर से वायुमंडल से हम क्या लिए, ऑक्सीजन, और बॉडी से हम वायुमंडल को क्या दे दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों क्रिया कहाँ होता है, आपका लंग्स में। और लंग्स के कौन सा भाग में होता है, तो वो होता है आपका एलोवियर सैक में होता है। कहाँ होता है, एलोवियर सैक, या उसी को एलोवेराई बोल देते हैं। क्लियर है। उसी को एयर सेक भी बोल देते हैं, ये एलोविलाई भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ, एलोवेयर सेक बोलते हैं। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग के में एल्वियोली और बर्ड्स लोग के में एयर सेक बोलते हैं क्या? हाँ, जो हवा में तैर जाएगा, जिसमें हवा भर जाएगा, उसमें एयर सैक बोल देते हैं, ठीक। तो हम इसको लिखे हैं एलोवेयर सैक लिखे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के, आ गया समझ, कोई डाउट नहीं पास। क्यों यही पास चेंज होता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुब्बारे के समान जो संरचना दिख रहा है ना, ऐसे गुब्बारे के समान संरचना है, ठीक। इसमें रहता है आपका आर्टरीज रहेगा, दूसरा आपका वेन्स रहेगा, और तीसरा आपका क्या रहेगा, कैपिलरीज रहेगा। तो इसी कैपिलरीज दोनों आपस में क्या करता है, जोड़ता है। क्या करता है भाई, जोड़ता है। इसी कारण गैसों का क्या होगा, यहाँ पास से एक्सचेंज होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर कैसे होते हैं उसी बता अभी बताइए। इधर देखिए, सुनिए, इधर देखिएगा कैसे एक्सचेंज होता है, इधर समझ लीजिएगा।
ये देखिएगा, ये आपका एलोवियर का सेट, ये क्या है भाई आपका एलोवियर का सेट। इधर से क्या है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबको पता है कि कौन लाता है आपका, अरे कौन लाता है शुद्ध रक्त को, आर्टरीज लाता है। कौन लाता है, आर्टरीज, जिसको कहते हैं अपन धमनी। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त आया, क्लियर हुआ, आ गया यहाँ तक के, नहीं आया, आ गया। अब शुद्ध रक्त आने के पश्चात ये होता है आपका, देखिएगा ये जिसकी मोटी दीवार होगी, जिसकी क्या होगी, मोटी दीवार होगी, उसको मोटी दीवार वाले को हम क्या कहते हैं, धमनी कहेंगे। तो देखिएगा मोटी दीवार क्या हुआ, धमनी, मतलब इधर से ऑक्सीजन आया, ठीक। और जो पतली दीवार होगी ये क्या कहलाएगा आपका, सीरा, जिसको वेन कहते हैं। और जहां दोनों को जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा आपका, कैपिलरीज होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन आया, क्लियर हुआ, आया कि नहीं आया, लंग्स पे, और लंग्स पे यहाँ पास ऑक्सीजन को यूज कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में बना हुआ है वो सीरा के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये सिर्फ कैपिलरीज में ही होता है एक्सचेंज। क्लियर हुआ यार तक, नहीं है इसमें, अभी बता देंगे जब हार्ट और लंग्स को दोनों को कोरिलेट करेंगे तो। क्लियर हुआ तक के, नहीं है इसमें, ठीक है। प्रेशर होता है, मैं प्रेशर दाब के थ्रू पढ़ाऊंगा इसको जब एक्सचेंज पढ़ेंगे तो। क्लियर हुआ है तक के। तो ह्यूमन में क्या रहता है आपका, लंग्स। तो उसी प्रकार से देखिएगा फिश में क्या होता है भाई आपका, बंद कर दो कुर्सी पे यार। तो पहला लिख लिए, मनुष्य में किसके द्वारा होता है आपका, लंग्स द्वारा, ठीक। दूसरा लिखिएगा आपका कोशिकी सतह द्वारा श्वसन, मतलब लिखिएगा आप लोग रेस्पिरेशन थ्रू सेलुलर सरफेस। अगला लिखिएगा सेलुलर सरफेस। इधर देखिएगा, अब भाई सेलुलर सरफेस, अब उसमें आर्गन तो नहीं है लेकिन त्वचा तो है, सेल तो है। तो कहता है देखिएगा सेलुलर सरफेस द्वारा क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज होगा। सेलुलर सरफेस मतलब होता है कोशिकीय सतह। जैसे कि लिखिएगा आप लोग स्पंज और सिलेंट्रेटा में होता है, किसमें होता है, स्पंज एंड सिलेंट्रेटा में। सर केचुआ नहीं होता, केचुआ में दूसरे द्वारा होता है, ठीक। स्पंज एंड क्या होगा, सिलेंट्रेटा। तो स्पंज में आपको पता होना चाहिए किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये, पोरीफेरा। और पोरीफेरा का स्पेशल कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि पूरे शरीर पे छोटे छोटे क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसको कहते हैं ऑस्टिया कहेंगे। और बड़े छिद्र को हम क्या कहते हैं भाई अपन, ऑस्टियोलम कहते हैं, ऑस्टियोल, हाँ सॉरी ऑस्टियोल बोलते हैं। ये छोटा छोटा ऑस्टिया कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, ऑस्टियोल कहलाएगा। क्लियर हुआ। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो पोरीफेरा, मतलब स्पंज ग्रुप का होगा। आया समझ यहाँ तक के। दूसरा होता है आपका कौन, सिलेंट्रेटा, इस जिसमें ओबेलिया, ओलोरेपा, ये सब कौन से ग्रुप का आता है, सिलेंट्रेटा आएगा। क्लियर हुआ। मतलब इसकी अगर पूछा गैसों का एक्सचेंज किसमें होगा, तो सेलुलर सरफेस द्वारा, उसकी सतह द्वारा होगा। दूसरा लिखिएगा आप लोग, और लिखना तो लिख लीजिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या होता है, कोशिकीय स्वतंत्र द्वारा होगा। लिखिएगा इसमें अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इन दोनों पे क्या होगा, सेलुलर सरफेस। तो यूग्लिना ध्यान समझिएगा, यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा तीनों अलग अलग है, तीनों में अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है। क्लियर हुआ यार, नहीं आया। जैसे कि पैरामीशियम में स्पेशल कैरेक्टर होता है एंटीरियर इंड और पोस्टीरियर इंड होता है, ठीक, आ गया समझ। और फूड वैक्यूल्स का प्रेजेंट होना, और उसके चारों तरफ सिलिया का प्रेजेंट होना, किसका है ये, पैरामीशियम का। आया समझ, नहीं आया। लेकिन पैरामीशियम भी क्या होता है, होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब समझते हो, मैं पहले बता दिया था कि जो जीव जो 5 अवस्था पे होगा वो होलोजोइक होगा। 5 अवस्था भूल जाओ तो समझ जाना, जो मांस खाता है और पेड़ पौधा खाता है वो जीव होलोजोइक होगा। और कुछ तो कुत्ता क्या होगा, चमगादड़ क्या होगा, क्या खाता है क्या पता, ठीक। लेकिन उसमें 5 अवस्था होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आ गया समझ। कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले बता रहा हूँ, अपने को एग्जाम्पल रखना। आप बच्चा पैदा करते हो, जो भी बच्चा पैदा करेगा उसमें होलोजोइक होगा, और जो दोनों चीज खा जाएगा वो भी क्या कहलाएगा आपका, होलोजोइक। आया समझ,
नहीं आया? यस तो भेड़ क्या होगा? ठीक, इधर देखिए आप। पहला हो गया आपका क्या हुआ? सेलुलर सरफेस। दूसरा लिखिएगा रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। तीसरा सर हाँ, अगला लिखिएगा गिल्स। तो मछलियों में क्या पाया जाता है अभी आपका? गिल्स। तो देखिएगा जितने भी जो जल में मिलता है, कहाँ मिलता है आपका? जल पे। जैसे कि आपका कौन हो गया? फिश। दूसरा कौन होगा आपका? फ्रॉग। तीसरा कौन होगा आपका? टेडपोल। टेडपोल मतलब समझते हो यार? छोटा बच्चा। ठीक, मतलब मेढक क्या देता है? अंडा दिया। अंडा के बाद क्या बनेगा? वो लार्वा। और लार्वा के बाद क्या बनेगा? वो मेढा। मतलब उसका कौन सा ग्रोथ हुआ? डायरेक्ट ग्रोथ हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। अगर जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ग्रोथ होगा। और किसी माध्यम के थ्रू ग्रोथ होता है तो वो इनडायरेक्ट होगा। तो मुर्गी कौन सा ग्रोथ हुआ? क्लियर हुआ है तक के? यस आ गया समझ? तो अगर पूछा गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन किसमें होगा तो मछली पे, फ्रॉग पे और कहाँ होगा आपका? टैडपोल पे। क्लियर हुआ? सर बता रहे हैं पहले सुन लो। ठीक, इधर देखिएगा। ये तब है जब ये कौन कहाँ प्रेजेंट रहता है आपका? ये पानी पे, मतलब ये जल पे है। तो अब मान लीजिएगा फ्रॉग है। क्या है ये? फ्रॉग। अब पानी से बाहर है, मतलब कहाँ पास है ये? ट्रेस्टियल जगह पे। कौन सी जगह पे है? ट्रेस्टियल पे। तो इसकी दो कंडीशन होती है। पहला एक तो माउथ से करेगा और दूसरा कहाँ से करेगा? तो स्किन, त्वचा से करता है। क्लियर हुआ? आया समझ? नहीं आया? जैसे कि मछली कुछ समय तक के, कम से कम 2, 4, 5 मिनट तक के वो मुंह से कर लेता है, पंप कर लेता है वो। आया समझ? मतलब देखिएगा जब मछली को लेके रखे रहते हैं तो 2 से 3, 4 मिनट ऐसे तक के आसानी से क्या करते हैं? माउथ से वो लोग कर लेते हैं। क्लियर हुआ है? सर ब्लू वेल में तो ऊपर से गोला गोला पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं? अरे वो बार बार पानी ऊपर की तरफ आते हैं, बता रहे हैं उसका क्यों लेते हैं। ठीक, इधर समझ लो पहले। क्लियर हुआ? ये गिल से समझ आ गया तक के? अब देखिएगा मछली का कहानी सुनिएगा। क्लियर है? कुछ मछली होते हैं जो केवल समुद्र के गहराइयों में रहेंगे, केवल समुद्र के गहराइयों पर रहेगा, ऊपर नहीं आते। ठीक, लेकिन हमेशा मछलियां ऊपर एक बार ऐसे माउथ को निकालते ही हैं। क्लियर है? क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर एक शब्द लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ट्रेस्टियल। और ट्रेस्टियल में किसके थ्रू कर लेता है? तो आपका माउथ के थ्रू। अभी बताया कुछ मछली 5 मिनट तक के सर्वाइव कर लेता है बोल के। अरे देखना हरप्पा नदी के किनारे मछली को लेके आ रहते हैं, वो ऐसे कूदते रहता है 5 मिनट तक के। ठीक, मतलब 5 से 7 मिनट वो माउथ के थ्रू क्या करता है? वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो हर मछली से अगर नदी पे है या समुद्र पे है तो मछली समुद्र के ऊपर ऐसे उठता ही है। क्लियर है? ताकि वो एटमॉस्फेयर के थ्रू ऑक्सीजन को भी क्या करे? वो एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर है? आया समझ? और मछली इसलिए ऐसा करता है क्योंकि अगर जब तक पानी पे लहर पैदा नहीं होगा तब तक पानी पे ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। जब वो पानी को ऐसे मूव करेगा तभी पानी से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। क्लियर हुआ? जैसे अभी देखिएगा ये पानी स्थिर है, इसमें ऑक्सीजन है क्या अभी? लेकिन ऐसे हिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा? ऑक्सीजन। वो जो बुलबुला है वही क्या बनेगा? आपका ऑक्सीजन होगा। क्लियर हुआ? इसी कारण जब भी मछली को एक देश से जब दूसरे देश में ले जाते हैं तो एक प्लांट होता है जिसको कहते हैं, कौन सा प्लांट कहते हैं? स्फेग्नम। ठीक, जो कौन सा प्लांट है आपका? ब्रायोफाइटा का प्लांट्स होता है जिसमें पिट का निर्माण होता है, जिसे एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए उसका क्या करते हैं? प्लांट का उपयोग करते हैं। ठीक, और दूसरा अगर वो प्लांट नहीं मिलता तो हाथ पे ऐसे डाले रहते हैं पानी में और फटफट करते रहते हैं, या ऊपर कपड़ा बांध देते हैं, ऐसे फटफट करते रहते हैं ताकि उसको मतलब पानी पे उपस्थित ऑक्सीजन मछली को पूरी मात्रा में सर्वाइव हो सके। क्लियर हुआ? देखिए ना यार, अभी यार यहाँ बैठ जाइएगा शनिचरी पे, वो करते रहते हैं वो क्रिया। तो मैं सोच रही थी कैसे काहे इन लोग को मार रहे हैं। क्लियर हुआ? तो गिल से समझ आ गया। नेक्स्ट लिखिएगा आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो बता दिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब मनुष्य लेता है, जो किसके द्वारा होता है? आपका लंग्स। और एक ध्यान से सुनिएगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं। इधर देखिएगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं। इधर देखिएगा पल्मोनरी मतलब फुफ्फुसी श्वसन होता है। ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये कहा है
फुफ्फुसी श्वसन। और आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में दो अपवाद हैं, ठीक, दो अपवाद हैं। पहला होता है पल्मोनरी आर्टरीज और दूसरा पल्मोनरी वेन। क्योंकि आपको पता है आर्टरीज केवल शुद्ध रक्त का परिवहन करता है और वेन किसका परिवहन करता है, अशुद्ध रक्त का। लेकिन अपवाद है पल्मोनरी आर्टरीज, किसका करता है, अशुद्ध रक्त का। और पल्मोनरी वेन किसका करता है, तो शुद्ध रक्त का। कौन बताएगा आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ से कहाँ भाग लेता है? इधर देखो, अभी बोले ना लंग्स और हार्ट से रिलेटेड करके बता देंगे, ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक। ये छोटा सा बच्चा बना दिए, क्या बना दिए भाई, छोटा सा बच्चा बना दिए, ठीक। एक बच्चे के पेट को बड़ा कर दो, एक बच्चे के पेट को छोटा कर दो, ये हार्ट बना। इधर देखिएगा, ये जो आपको यहां से यहां, मतलब ये हो गया आपका राइट आरिकल्स, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल्स, ये हो गया आपका लेफ्ट आरिकल्स, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे बड़ा रहता है, ठीक, इसी का एक तरफ झुका रहता है, ठीक। अब कहता है ये देखिएगा, मतलब दायां क्या कहता है, निलय से लेकर ये पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ गया रहता है, लंग्स में, जो किसको लेकर जाता है, अशुद्ध रक्त को। कौन सा रक्त को लेकर जाता है, अशुद्ध रक्त को। अब ये लंग्स है, यहाँ से क्या आया, ऑक्सीजन। तो यहीं से पल्मोनरी जो वेन होता है, क्या होता है, पल्मोनरी वेन, वो कौन सा रक्त को लेकर जाता है, शुद्ध रक्त को। मतलब दायां निलय से पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ तक के रहता है, लंग्स तक के, और लंग्स से मतलब बायां आलिन तक के क्या रहता है आपका, पल्मोनरी वेन होता। आया समझ? इसी कारण हमारे बॉडी में दो प्रकार के सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, पहला सोमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बताऊंगा मैं, हार्ट में पढ़ाऊंगा तब, क्लियर? अभी छोड़ दीजिए उसको, आ गया समझ? इस कारण हमारे शरीर में क्या होता है, पल्मोनरी। तो जितना भी जो बच्चा पैदा करेगा उस सब में क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेटरी, मतलब किसके द्वारा होता है, तो लंग्स द्वारा। आया समझ? इस कारण उसको हम फुफ्फुसीय श्वसन बोलते हैं। और मनुष्य कोई भी काम करता है ना, करता है कि नहीं करता है, मतलब फुफ्फुस करता हो, इस कारण उसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। चलिए लिखिए, इसमें लिख लिए, क्या लिखे, मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस आदि ये सब क्या करता है, तो रेस्पिरेटरी क्या बोले उसको, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। अगला लिखेंगे आप, अगला दिया है आपके में त्वची, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस त्वचीय बोलते हैं। ये देखिएगा, त्वचीय रेस्पिरेशन क्यूटेनियस बोलते हैं। तो चौथा द्वारा किसके द्वारा होता है, केचुआ पे होगा, किसमें होगा, केचुआ। दूसरा क्या होगा आपका, नेरिस, और तीसरा अभी क्या होगा आपका, मेढक। क्लियर हुआ? तो मेढक का भी कहानी अलग अलग है, वो माउथ के द्वारा भी कर लेता है, त्वचा के भी द्वारा कर लेता है, आया समझ? और गिल्स भी द्वारा कर लेता है, आया समझ? नहीं आया? इसी कारण तो उसको भयचर बोलते हैं, आया समझ? दोनों जगह सर्वाइव कर लेता है। इधर देखिए भाई, क्यूटेनियस मतलब क्या कहता है, त्वचा के द्वारा। तो त्वचा मतलब देखिएगा केचुआ, दूसरा क्या है आपका नेरिस, और तीसरा क्या है आपका मेढक। तो दोनों अलग अलग है, ये केचुआ और नेरिस दोनों क्या है, अलग अलग है। केचुआ हमेशा कौन सा कलर दिखाई देता है, पिंक। नेरिस भी क्या दिखाई देता है, दोनों पिंक कलर है। बट ये है कि केचुआ और नेरिस में डिफरेंट ये है कि इसके शरीर में ऐसे 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 क्या रहता है, खंड रहता है। क्लियर हुआ? आगे पहले समझ लो, दोनों अलग अलग है, जोंक अलग आ जाता है, ठीक नहीं है? समझ जोंक क्या होता है, इधर पहले समझ लो दोनों, केचुआ और क्या होता है, नेरिस, ठीक। जो खाद को मतलब समझते हैं, जो डिकम्पोज करता है, जो मछली मारने के लिए जो उपयोग करते हैं, वो केचुआ। अब आ गया समझ? नहीं आया? उसके शरीर में कभी भी खांच नहीं मिलेगा, आ गया समझ?
नहीं आया समझ? आ गया सर। पक्का? हाँ। मतलब वो ऐसे ऐसे गड्ढा नहीं रहेगा, लेकिन नेरीज ग्रुप में क्या रहेगा? खांच रहेगा, और खांच के साथ उसमें एंटीना रहता है। आया समझ? गुजरा बोलते रहते हैं, वही है क्या? क्या गुजरा? क्या खजूरा जो है हाँ, वो अलग है, ठीक? नहीं आया समझ? वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आएगा, ठीक? नहीं आया समझ? लेकिन वो अलग है, ये अलग है, अभी जो बता रहे हैं इसमें ऐसे एनेलिडा टाइप का मिलता है कि नेरिस में। क्लियर हुआ यार? सर घोंघा का जो टाइप रहता है वो है क्या? वो मोलस्का वो अलग है। लो ठीक है सर, हम लोग डायग्राम देख लेंगे सर्च करके। आ गया समझ? और ये क्या है आपका मेढक, तो इसमें किसके द्वारा होता है आपका रेस्पिरेशन पूछेगा तो त्वचा के द्वारा। क्लियर हुआ? सर स्नेक में, सांप में? सांप में अलग ही होता है, ठीक? वो रेप्टाइल्स ग्रुप का है, और रेप्टाइल का दो कंडीशन होता है, पहला त्वचा और दूसरा क्या होता है? मुख गुहा होता है। क्लियर हुआ? इस कारण सांप को देखिएगा बिल में घुसता है और घुस के मुड़ के वापस आता है, मुंह को बाहर तरफ रखा रहता है, हवा की तरफ रहता है, अंदर की तरफ नहीं रखा रहता। आया समझ? नहीं आया? तो माउथ के द्वारा लेता है, करता है कि नहीं करता हाँ है? सर करता है ना। तो माउथ के द्वारा करता है वो। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? तो उसमें दो कंडीशन है, मुंह के द्वारा और किसके द्वारा करता है वो? त्वचा के द्वारा। आया समझ? जी सर। नहीं आया? सर जैसे केचुआ मिट्टी में रहता तो नेरिस में मिट्टी में रहता। अरे और स्वतः दोनों रहता है भाई, ये भी मिट्टी में रह लेता है, सरवाइव कर लेता है, ये भी स्वतंत्र रूप से टेरेस्ट्रियल घूमते रहता है। आया समझ? नहीं आया? बाहर घूमते रहता है, लेकिन जहाँ नमी रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसी जगह पे ग्रोथ करता है। धान के अभी खेत में देखना, अभी अधिकतर आपको नेरिस मिलेगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखेंगे आप लोग भाई। अब लिखिएगा ट्रेकियल, ट्रेकियल या उसी को बोलते हैं स्पाइरेकल। अगला लिखेगा ट्रेकियल, ट्रेकियल, ट्रेक देखिए नहीं दिखा क्या नेरिस का? हिंदी सर जी। वही दिख रहा है सर, यही है। खंड है ना, वो मिला है ना, कटा कटा हाँ हाँ अरे ऊपर में एंटीना मिलेगा, समझ आना वही है। कभी देखी नहीं ऐसे, नहीं देखी ऐसे। हाँ सच्ची में नहीं देखी। ठीक है, इधर देखिएगा। अगला मिलता है आपका, क्या कहता है भाई? ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब क्या कहते हैं भाई? स्पाइरेकल कहते हैं। ठीक है, तो जितना भी देखिएगा जो प्रोटोजोअन्स ग्रुप का होता है, कौन सा होता है आपका? प्रोटोजोअन्स ग्रुप का, वो सब में क्या पाया जाता है आपका? ट्रेकिया मिलता है। तो लिखिएगा एग्जाम्पल, मक्खी, मच्छर, लोकस्ट, मक्खी, मच्छर, लोकस्ट, ये सब में क्या होता है? ट्रेकिया। और लिख लीजिएगा जंतुओं के जो पक्षी होता है ना, उसमें स्पाइरेकल बोलते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? स्पाइरेकल। लेकिन उसको ही क्या कहते हैं अपन? ट्रेकिया ही कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भी? ट्रेकिया। कंफ्यूज नहीं होना, पक्षी में भी लिख लीजिएगा किसके द्वारा होगा? ट्रेकिया के द्वारा। प्रोटोजोआ और पक्षी हाँ, पाया जाता है यानी लंग्स। क्या बोले? पक्षियों में एयर सैक पाया जाता है यानी लंग्स भी होता है ना। हाँ, उन लोगों में देखिए दो कंडीशन है, पहले समझ लीजिए। कुछ जंतुओं में स्पाइरेकल भी रहेगा, कुछ जंतुओं में क्या रहेगा? ट्रेकिया। इधर देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा जो पक्षी है, उस पक्षी में क्या मिलता है अपने को? लंग्स। ये मनुष्यों के द्वारा है, लेकिन मनुष्यों के लंग्स में क्या होता है? एयर को हम ज्यादा टाइम के भर के नहीं रख सकते, लेकिन पक्षी अपने को क्या कहता है? एयर को भर के रख लेता है। इसी कारण वो देखिएगा जब एयर को भर के रखता है तो ऐसे उड़ते रहता है, एकदम मन लगते उड़ता है, उसको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ता। आया समझ? वो उसी के रस में भरते रहता है, क्योंकि उसमें एयर भरा रहता है। आया समझ? तो उसमें भी क्या पाया जाता है? आपका लंग्स मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे जंतु हैं जिसमें क्या होता है? आपका ट्रेकिया के द्वारा होता। क्लियर हुआ? इसमें नहीं दी जाया है, बस जंतु द्वारा लिख दिया बोलता है। तो खाली ट्रेकिया तो सबके में रहता है। हाँ, ट्रेकिया सबके में रहता खाली है, लेकिन केवल ट्रेकिया बस ही रहता है। जैसे कि देखिएगा, ये हो गया आपका ट्रेकिया, जैसे ऑक्सीजन भरने के लिए कुछ तो होना चाहिए, मतलब कि में जैसे एल्वियोली तो इन है, लोगों में वो ट्रेकिया लोग- रहता है ना यहाँ। ट्रेकिया से ठीक, ट्रेकिया से क्या बढ़ जाता है? ब्रोंकाई बढ़ता है, फिर ब्रोंकियोल्स बढ़ता है, फिर एनोवियर पाइप से ही ट्यूब काम। रहे क्या? पाइप में ही जो भरा रहता हाँ, पाइप में भरेगा उन लोग का यहाँ। क्लियर है? इसीलिए तो देखिएगा ना, जो ये सिटी सिटी आवाज क्यों देते हैं वो लोग?
काकरोच क्यों आवाज करता है? सीटी के कारण करता है। काकरोच देखे ना, क्यों करता है वो? काकरोच घर में रहता है, ची ची करता है वो, क्योंकि टिकिया पे क्या भरा रहता है उसका? हवा भरा रहता है। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? अगला लिखिएगा। हो गया, बस इतना ही दिखाया है आपके लिए। ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेते हैं हम, कुछ दिया है क्या इसमें? नहीं दिया, डायरेक्ट इसमें ह्यूमन का दिया है। ठीक, चलिए अगला लिखेंगे। और आप लोग दिया क्या है? इसको डिस्प्रेशन नहीं दिया है क्या? चलिए अगला लिखेंगे आप लोग। देखो इसमें नहीं दिया है क्या? डिस्प्रेशन इसमें नहीं दिया है क्या? दूसरे पुस्तक में दिया होगा। ठीक, चलिए अब अगला हेडिंग डालिए आप लोग। लिखिएगा स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। लिखिएगा स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, स्टेप आप क्या लिखेंगे भाई? रेस्पिरेशन। तो स्टेप में कैसे होता है रेस्पिरेशन, इधर देखिएगा आप लोग। देखिएगा ये दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एक तो बाह्य रेस्पिरेशन और दूसरा क्या होता है आपका? अंतर रेस्पिरेशन। मतलब जो शरीर के बाहर होगा वो क्या कहलाएगा आपका? बाह्य रेस्पिरेशन, और शरीर के जो अंदर होगा वो क्या कहलाएगा आपका? आंतरिक रेस्पिरेशन। तो मैं जो मेन पढ़ा रहा हूँ आप लोग को वो है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक रेस्पिरेशन। चलिए हेडिंग डालिएगा। इसको समझिएगा, आंतरिक इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। इस पुस्तक में नहीं दिया होगा, दूसरे में दिया होगा। नहीं दिया है ना इसमें? इधर देखिए, इंटरनल रेस्पिरेशन में सबसे पहले कहता है कार्बोहाइड्रेट। हाँ बोल ही रहे हैं, इधर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कहता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक श्वसन बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा एक शब्द लिखा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या है आपका? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसमें टूटा है आपका? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो 38 एटीपी, और ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ कितना एटीपी कहता है? 2 एटीपी का निर्माण हुआ। तो इसी को अच्छे से समझिएगा। ठीक हो गया? समझा दे सर एक सेकंड। समझा दूं मैं? ध्यान से सुनिएगा भैया, अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है। क्योंकि ये पूरे साइकिल है, ये पूरे क्या है? साइकिल। सबसे पहले एक शब्द आया है, क्या है अभी आपका? कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है आपका? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ टूटता है? तो पायरुविक एसिड। अब ध्यान समझिए, अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के बनने की क्रिया। ध्यान समझिएगा, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के बनने की क्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा कि ऑक्सीजन की अब्सेंट में? पहला क्वेश्चन। दोनों को तो कुछ नहीं है सर। हाँ, कुछ भी हो सकता है, अपसेट में भी हो सकता है सर। ध्यान से समझिएगा, पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि हर के शरीर में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। और वहां का भी ऑक्सीजन का सप्लायर होता है।
और वहां भी ऑक्सीजन का सप्लायर नहीं भी होता। जैसे तेजी से दौड़ोगे तो मसल्स में जहाँ साइटोप्लाज्म है वहां ऑक्सीजन पहुंचा क्या, तो लैक्टिक एसिड का जमा होगा, तो ऑक्सीजन के क्या हुआ, वो एब्सेंट। मतलब अगर आपसे पूछा ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा कि प्रेजेंट में, तो दोनों क्रिया पे होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी होगा और ऑक्सीजन की एब्सेंट में। क्लियर हुआ? यस यस क्लियर हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ मनीष, यस सर। ठीक। तो कुछ बच्चे को थोड़ी देना इंस्ट्रक्शन कुछ, केस बताओ ना यार। कल एक बच्ची दी है। हाँ नहीं पटाएंगे भैया फेसेस में। यस 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 ठीक है, हाँ क्या बोल क्यों देंगे फीस नहीं देंगे? ठीक। क्या बोले थे आप? टेस्ट सीरीज होगा हर संडे को, बोला हुआ है? होगा ना, होगा। कब होगा? क्या तो मटेरियल भी देने वाले थे आप? नहीं आज जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं देंगे पैसा। इधर देखिएगा, पैसा नहीं आएगा तो इधर देखिएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट से क्या बना आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका पायरुविक एसिड। और देखिएगा ये जो ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है, ये दोनों क्रिया कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए साइटोप्लाज्म में होना चाहिए। क्या होता है भाई आपका साइटोप्लाज्म में। मतलब ये ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है भाई आपका, पहले बाद में होगा सर? साइटोप्लाज्म। सर ये कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड तक इतना जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म। हाँ उसका द्रव्य में होता है। क्लियर हुआ? दोनों मिलने से होगा कि अलग से होगा? अरे ये ग्लूकोज कोई भी, अरे इसको देखो C6 H12 और O6, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, और ये भी क्या कह देते हैं, उसी को ग्लूकोज कहते हैं। ठीक। स्टार्च इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसमें जल की क्या जाती है, कमी हो जाती है। नहीं आया समझ आ? वो आप लोग को पढ़ाऊंगा जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या है सुक्रोज मक्रोज मल्टोज सब पढ़ाऊंगा उस समय, टेंशन मत लो। तो ये जो ग्लूकोज से क्या बनता है आपका पायरुविक एसिड, ये क्रिया कहाँ होगा, तो आपका साइटोप्लाज्म में, ये याद रखना। ठीक। अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि ग्लूकोज के कितने मालिक्यूल क्या है कैसा है, नहीं आया समझ आ? कि ग्लूकोज के 1 मालिक्यूल वाला है कि 2 मालिक्यूल की 6 कार्बन वाला है, ये सब कुछ नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल, जिसमें आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज 6 सब्सट्रेट, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1 डाइफास्फेट, फिर 1 डाइफास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फिर 1 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फास्फोग्लिसरिक, ये सब पढ़ाऊंगा लेकिन बाद में। ठीक। इससे क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि ग्लूकोज से क्या बनता है आपका पायरुविक एसिड। ये क्रिया कहाँ चलता है, तो आपका साइटोप्लाज्म, बस ये याद है। अब यहाँ से साइटोप्लाज्म से, अब ये तो हो गया कोशिका के बाहर में क्रिया चला, अब आएगा कहाँ घुसेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे घुसेगा। तो दोनों झिल्ली के कहाँ बनेगा, बीच में। मैं आप लोग को बताया था दोनों झिल्ली के बीच में पायरुविक एसिड से क्या बनता है, बताया था एसिटाइल को एंजाइम। क्लियर? ये दोनों झिल्ली कहाँ होगा, बीच में। आया समझ? उसके बाद अंदर घुसेगा तो एक साइकिल चलेगा, बताया था जिसको कौन साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ तो। अब क्लियर हुआ? पहले प्रेजेंट होना था। सर ये तो पहले एसिटिक present ही तो बोला कोएंजाइम और ETS साइकिल एक ही है क्या? दोनों अलग अलग है। तो उसके आगे ETS साइकिल चल रहा है, ऐसा आप करते बता रहे हैं, हैं। अभी मैं बोला ना दोनों अलग अलग है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में चलेगा ग्लाइकोलाइसिस। देखिएगा ये बना आपका, क्या बना, ग्लूकोज। पहले समझ लीजिए क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका पायरुविक एसिड। ये क्रिया क्या कहलाएगा आपका, ग्लाइकोलाइसिस। आया समझ? पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम से बनेगा CCIO अल्फा SSFMO। मतलब ये चलेगा क्रेब्स साइकिल, जिसको कहते हैं साइट्रिक एसिड, सी सेकोनेटिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, अल्जेलोसक्सेनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सेनाइल कोएंजेनिक, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ये चलकर आपका कौन सा का चलता है, क्रेब्स साइकिल। जब ये दोनों मिलता है, ये जब दोनों क्या होता है, मिलता है,
तब यहाँ से 7 ऐसे टुकड़ों में बंटता है और ये जब दोनों मिलता है तब चलता है ETS। इसी कारण जल की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो ये पूरे इसमें होता है साइटोक्रोम होता है और इसी से क्वेश्चन बनता है रेस्पिरेशन से कि A3 होगा कि B1 होगा कि CH3 होगा। ठीक, इसको बताऊंगा भाई बाद में बताऊंगा। ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे, नहीं आया समझ, इनर मेम्ब्रेन में, और ये चलता है मैट्रिक्स में, और ये चलता है कोशिका द्रव्य पे। आया समझ, नहीं आया? लेकिन जब ETS जे चलेगा तभी 38 एटीपी का निर्माण होगा, अन्यथा निर्माण नहीं होता। आया समझ, नहीं आया लगता? बाद में बताएंगे, अभी बोले ना हम बताएंगे आप, नहीं आया समझ? ठीक, तो ये हो गया आपका। हाँ, अब पैरविक एसिड से क्या बना, आप वही फिर टूटेगा वही, ये क्योंकि ये रिवर्सिबल है, टूटता है बनता है, टूटता है और बनता है। क्लियर, वो साइकिल चलते रहता है आपका। क्लियर है? तो अगर ये पायरुविक एसिड से क्या बनेगा आपका 38 एटीपी का निर्माण हो रहा है और ये एब्सेंट में क्या बन रहा है आपका 12 एटीपी। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से अगर पूछेगा कि चलिए बताइए पायरुविक एसिड किसमें किसमें टूटेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें टूट रहा है, जल में। पूछेगा पायरुविक एसिड किसमें टूटेगा, तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। कंफ्यूज नहीं होना, वो पाठ्य सर तो बताया थे कि ग्लूकोज टूटता है, नहीं आया समझ, तो वो पायरुविक एसिड भी क्या होता है, टूटता है। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ, पक्का बन जाएगा। ठीक, तो हम कॉलेज जाएंगे, हमारा 9 बजे का सूचना है।